Good morning, everyone. On the last class, we have studied about the basic of geography, like latitude, longitude. So today's class, we are going to talk about इंटीरियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में. हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. इंटीरियर ऑफ अर्थ, सबसे पहले हम ये टॉपिक लेते हैं. ठीक है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा 1 और 2 ईयर अगो इंडिया ने मार्स मिशन लॉन्च किया था. कुछ इसी ईयर हम आदित्य 1 सन के लिए मिशन लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है, और आप हर रोज न्यूज में पढ़ते भी होंगे कि हम आज स्पेस में इतना जा रहे, यूनिवर्स में इतना ऊपर तक गए, यहाँ तक गए. पर जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, आपको सरप्राइज होगा, इसके अंदर हम अब तक सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाए हैं. अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर के अंदर तक ड्रिल कर पाए हैं. और सरप्राइजिंग बात है, अर्थ की जो रेडियस है वो है 6370 किलोमीटर. अब सोचिए, इतनी रेडियस, इतनी डेप्थ. हमने डायमीटर के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी, और हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक गए हैं. अब 12 किलोमीटर तक गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ अंदर से है कैसी. जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा. तो इसके बारे में कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि अर्थ अंदर से ऐसी हो सकती है या ऐसी है. इट लुक्स लाइक दैट, इन दैट वे. ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्स की, बात कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सेज की. तो मेनली डायरेक्ट सोर्स की हम बात करते हैं, तो एक डायरेक्ट सोर्स हमें मिलता है माइनिंग से. सेकेंड वन वोल्केनिक इरप्शन से. ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से. ठीक है, अब माइनिंग हम कर रहे हैं, जैसे हमें ओर निकाल, आयरन और कोल, ये सब मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स निकालने हैं. ठीक है, तो जब हम उसको ड्रिल करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि कुछ वक्त के बाद या कुछ डिस्टेंस के बाद क्या मिलता है, रॉक्स का स्ट्रक्चरिंग चेंज हो रहा है, जो फीचर्स है वो चेंज हो रहा है, सोइल स्ट्रक्चरिंग चेंज हो रही है. तो मतलब हमें ये एनालाइज होता है कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे हमें कुछ अलग अलग स्ट्रेटा मिलता जाएगा. स्ट्रेटा बोले तो लेयर्स या कुछ अलग अलग रॉक कंपोजिशन, रॉक्स टाइप अलग अलग मिलती जाएंगी. ठीक है, तो एक सोर्स तो ये है, तो इससे हम लिमिटेड वे से जान पाते हैं ऐसा ऐसा होगा. दूसरा वोल्केनिक इरप्शन, तो ये होता है कि बहुत से लोगों को वोल्केनिक इरप्शन नहीं पता, तो इसके बारे में हम डेप्थ से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, पर आगे बढ़ेंगे, पर इतना सबको मालूम शायद ना हो, लेकिन मूवीज देखी हो, न्यूज देखी हो, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, कहता है वोल्केनो फट गया, वोल्केनो इरप्ट हो गया. क्या अंदर से कुछ ऐसा आया जो बाहर आया है अर्थ के ऊपर, वो कितनी डेप्थ से आया वो एक अलग चीज है, लेकिन अंदर से आया, काफी अंदर से आया. तो उसमें हम देखते हैं पहले कुछ मोल्टन चीज आई है, बाहर अलग रोक थी, अंदर से कुछ अलग रोक है, तो गैसेज भी बाहर आई है, कुछ गैसेज भी बाहर आई है, कुछ कंपोजिशन अलग अलग आई है. तो मुझसे एनालाइज करते हैं अर्थ ऐसी लुक होगी अंदर से. ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स के बेस पे हम दो सोर्सेज मेनली हम लोग कॉन्क्लूड कर रहे हैं. दूसरा सोर्सों की बात की जाए तो वो है इनडायरेक्ट सोर्सेज. ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज. इसमें देखिए, पहला मेटियोर्स है, that reach on the earth, that reach on earth. ठीक है, सेकेंड वन है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और तीसरा है सिस्मिक एक्टिविटी। इसी के अंदर ये एक सेकंड पॉइंट में सर्च लिख रहा हूं, सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, देखिए मेटियोर्स मतलब ये समझिए अभी के लिए जो आउटर यूनिवर्स है वहां से कुछ रॉक्स टाइप की चीजें या कुछ रॉक टाइप का हमारी अर्थ के ऊपर आ रहा है। तो जो थ्योरीज है ना, इन थ्योरीज से हमें ये पता चलता है कि अर्थ कैसे बनी, पूरा यूनिवर्स कैसे बना, या सोलर सिस्टम कैसे बना, वो मोर और लेस सेम तरीके से सब एक था फिर अलग अलग हो गए। तो वो जो रॉक नीचे आया, जो मेटियोर्स नीचे आया, उसको हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर ऐसा ऐसा है, उसमें ऐसी ऐसी कंपोजिशंस है, ऐसे कुछ कुछ है। तो हमारी अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, मेटियोर्स की बात होगी। फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अलग अलग है, उसमें कहीं अर्थ के ऊपर उसमें एनोमलीज मिल रही है, कहीं पे कैसा है, कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये हम अच्छे डिटेल में कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। सिस्मिक एक्टिविटीज बोले तो अर्थक्वेक, किस तरह अर्थक्वेक आ रहा है, किस तरह की वेव आ रही है, क्यों आ रही है, इन दोनों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटी। और ग्रेविटी के बारे में बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं ग्रेविटी की। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है कोई बोले तो अप्रोक्सीमेट 9.8 है। ठीक है, कहीं कहीं 10 भी लेते हैं इसको स्टैंडर्ड के रूप में। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, और ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है, मतलब काम का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, सॉरी काम का नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, ये डिस्टेंस, ये इक्वेटोरियल रेडियस है, ये ज्यादा होती है और ये इसके मुकाबले कम होती है। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होती है इसके मुकाबले। तो अर्थ की ये पोल है, ये इक्वेटर है, तो ग्रेविटी मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। हम बात कर रहे हैं भैया अर्थ के सरफेस की। ये बात याद रखिए, जो अभी मैंने बोला, जो अर्थ का सरफेस है उसके इक्वेटर पे ग्रेविटी मिनिमम होती है एज कंपेयर टू पोल, पोल पे मैक्सिमम होती है। क्यों होती है देखिए, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है डिस्टेंस एट द इक्वेटर बीइंग द लार्जर देन द पोल। अब ये तो ठीक है, लार्ज है, ठीक है, समझ आ गया। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, उसको समझिए और तरीके से। मतलब ये समझ लीजिए, कोई यहां से कोई चीज रखती, मैंने कोई चीज यहां रख दी, जितनी, और मुझे इसको अट्रैक्ट करना है, मान लीजिए जितनी दूरी होगी भैया उसको अट्रैक्ट करने में मुश्किल होगी, मैं कुछ भी हो सकता है, और कितनी कम डिस्टेंस होगी उसको अट्रैक्ट करना इजी होता है। ये सिंपल फंडा है, कहीं पे लगा लीजिए, यहाँ पे रख दी, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ से किसी न किसी चीज को, वो मुश्किल होगा एज कंपेयर टू कोई क्लोज है उसको अट्रैक्ट करना इजी होगा। तो यही ग्रेविटी का है। पर ठीक है, और अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जाए, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये फिजिक्स का कंसेप्ट आपको रिमेंबर और रिकॉल करने की नीड नहीं है। हाँ, कंसेप्चुअली आपको ये चीज पता रहे तो अच्छा है, क्योंकि काफी बार एग्जाम दिया आपने, 3 महीने बाद आप रिवाइज ठीक से नहीं कर पाए, रिकॉल नहीं कर पाए। अगर माइंड में पिक्चर बनेगी ना, तो आप उस पिक्चर को रिकॉल करेंगे, जल्दी करेंगे और पहुंच जाएंगे एक फाइनल कंक्लूजन तक। ठीक है, उस पिक्चर से जाने से पहले तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई यहाँ पे ग्रेविटी कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, पहली बात तो वो कई बार ये पूछता है वेट कहां पे है। स्टेटमेंट टाइप पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में कि वेट एट द पोल इज मैक्सिमम ऑफ वेट, मेरा वेट। तो एक बात बताता हूं, वेट होता है अपना मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैंने ज्योग्राफी में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं भाई, देखो ज्योग्राफी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आपको समझना जरूरी है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब मून की पूछ रहे, मून और अर्थ का रिलेशन आ जाता है कहीं किसी किसी जगह पर,
और यहाँ पे अब मैं आपको ये नहीं बता रहा, ये बता दिया, मैं बोलूँ चलो क्रैम कर लो, वेट यहाँ पे यहाँ ज्यादा होता है। तो क्रैमिंग की चीजें जहाँ बहुत ज्योग्राफी में क्रैम करने का बहुत है, करना पड़ेगा, पर कुछ चीजें और कंसेप्चुअली याद रह सकती हैं, और ये सब बेसिक साइंसेस सब पढ़ते हैं भैया, सब पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मास हमेशा कांस्टेंट होगा, कहीं पे चले जाइए भैया कांस्टेंट होगा। आप चाहे अर्थ पे हो, मून पे हो, अर्थ के नीचे हो, अर्थ के ऊपर हो, यूनिवर्स में हो, कहीं भी हो, आपका मास कांस्टेंट रहेगा। वेट चेंज हो जाएगा, ये वेट है भैया, देखिए कोई और कुछ समझे, ठीक है। और ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होगा। अब एक बात बताइए, मैंने बोला इक्वेटर पे जी सबसे मैक्सिमम मिनिमम होता है, जी मिनिमम है, और तो वेट ये तो भाई कांस्टेंट हो गया, तो जी मिनिमम है तो वेट भी मिनिमम होगा। पोल पे मैंने बोला जी मैक्सिमम है, तो सिंपल फंडा है ना कि वेट भी यहां पे सबसे मैक्सिमम होगा, समझ में आया ना। तो यही चीज है, बस इतना बता, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, फिर देखिए कि वेट भी यहां पे मैक्सिमम होगा और जी भी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो वेट भी सबसे मिनिमम, ठीक है, और जी भी सबसे मिनिमम, सबसे मतलब अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने रीजन बता दिया। अब इससे ज्यादा कभी कभी एग्जामिनर, अब वो कोई वाले फिजिक्स का क्वेश्चन समझे चाहे ज्योग्राफी का समझे, पर पूछते जरूर भैया, अगर ये अर्थ भैया, ठीक है, आप ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी कम होगी या बढ़ेगी, पूछा जाता है। आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी, पूछा जाता है। अब मैं आपको रीजन बोल देता हूं, हाँ ऊपर जा रहे हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो, हाइट इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, मतलब डिक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज हो रही है तो। दिस इज क्वेश्चन मार्क, समझ लीजिएगा, कहीं सोचे कि क्या बोल गया। नीचे जा रहे हो, डेप्थ कम हो रही है, डेप्थ कम, नीचे जा रहे हो, डेप्थ के अंदर जा रहे हो, तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ठीक है भैया। अब देखिए, ये मैंने बता दिया, बहुत इनफ है, पूछा भी इतना ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। पर कुछ कुछ लोग पूछते क्यों डिक्रीज होगी। देखिए ज्योग्राफी में कहीं जगह रीजन्स नहीं है, ये सच बात है, 5 ही जगह रीजन्स नहीं है, क्योंकि और स्पेशली अर्थ के अंदर के रीजन तो बहुत कम है, लिमिटेड है मतलब। पर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, पूरा नहीं बताने वाला, फिजिक्स का कंसेप्ट है, पर ज्योग्राफी के लिए कुछ लोगों को लगता है कि पता हो, तो एक आइडिया लीजिएगा, जिसे लगता है कि उस कंसेप्ट को रिकॉल, रिमेंबर, उसको राइट डाउन करना तो करिएगा, और वैसे इतना ही इनफ होता है। चलिए मैं वो बता देता हूं, एक फॉर्मूला होता है जी का, Gm/r², ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था, इक्वेटर पे कम क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है, आप इससे सोल्व कर सकते हो। ये जी क्या है, कांस्टेंट होता है, जैसे होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको इन्वर्स कर देता हूं, ठीक है, इन्वर्स समझिए। अब देखिए, मैंने इक्वेटर में बोला था कि भाई डिस्टेंस सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है, डिस्टेंस ज्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्रेविटी क्या, डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी क्या कम, डिस्टेंस सबसे कम तो ग्रेविटी क्या सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तभी तो पोल में सबसे मैक्सिमम थी, डिस्टेंस कम थी, तो इसकी वजह से ज्यादा हुई। अब आते हैं, वो तो कंसेप्ट मैंने वैसे बता दिया था, उसके हिसाब से उसको इसके हिसाब से देखोगे तो वो कंक्लूजन भी इसी से आ रहा था, पर वो हमारे ज्योग्राफी का पार्ट था, मैंने बता दिया था सिंपल तरीके से। अब जो डेप्थ में जानना चाहता है कि क्यों होता है, तो समझ लीजिए, हम जा रहे हैं अर्थ के ऊपर, जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाएंगे, ये रेडियस इतनी थी मानिए, ये हाइट इतनी थी, ऊपर गए भैया हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो मतलब r+h होता चला जाएगा, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो g क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल फंडा, इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं जा रहे डीप में। दूसरा, अंदर गए कि सर आप तो अंदर जा रहे हो, भाई मैं यहां चला गया, मान लो अर्थ है, भाई देखो पहली बात रेडियस इतनी थी, कम हुई, सर आपने बोला कम हो गई, तो ये बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, सिंपल बात।
पर आपको सरप्राइज होगा, मास देखिए अर्थ का, पहले ये था, अब मैं इसको ले रहा हूं, तो अर्थ का मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इफेक्टिव जो होगा ना भैया, वो इसको डिक्रीज करेगा, इफेक्टिव। अब मैं यहां डेरिवेशन नहीं करने वाला, जिसको ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो 11th क्लास में ये है, ये जाके देख लेना, गूगल से मिल जाएगा, सिर्फ बता रहा हूं। इफेक्टिव आएगा उन दोनों का रिजल्ट, मैंने ये 10 बढ़ाया और ये मैंने 2 घटाया, तो इंपैक्ट इसका ऊपर वाले का ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से घटेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को व्हाट इज द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितना होता है, दैट इज 0। क्यों, इफेक्टिव मास 0 हो जाएगा भैया, इफेक्टिव मास 0 हो जाएगा, तो ग्रेविटी भी सेंटर पे 0 होगा। दैट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए भैया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं, अर्थक्वेक। देखिए कुछ कभी आप सोच रहे हो अर्थक्वेक पहले पढ़ा रहे हैं सर, कि कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना तो दूसरे टॉपिक चाहिए, अर्थ के स्ट्रक्चरिंग पढ़ाने चाहिए, पर वो स्ट्रक्चरिंग का बारे में पता कैसे चलेगा, वो अर्थ सिस्मिक एक्टिविटीज से ही वो चीजें ज्यादा कंक्लूड हुई है, उसी के थ्रू हमें ज्यादा आइडिया लगा है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक, सबको पता नहीं अर्थक्वेक क्या होता है। डॉलर, देखिए भाई अर्थक्वेक क्या होता है भैया, अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ, सबको पता है, अर्थ हिल रही है, वो क्या है, अर्थक्वेक है। ड्यू टू द क्या, एनर्जी रिलीज अलोंग द फॉल्ट, वो बोलते हैं अर्थक्वेक। शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी along a fault। अब इसमें पूरी लाइन में सिर्फ एक चीज में दिक्कत आएगी सबको, कि फोल्ट क्या है। तो फोल्ट क्या है, देखिए भैया फोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो फोल्ट क्या होता है, ए ब्रेक इन बिटवीन द रॉक्स, या ये समझिए ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, इनके बीच में जो गैप है ना, इसको हम फोल्ट बोलते हैं। वो गैप कितना है, कैसी है, वो फोल्ट है। जैसे दो रॉक है, इनके बीच में जैसे इवन दो रॉक टच है, फिर इनमें जो गैप है ना माइनर सा, वो फोल्ट लाइन है, एक तरह की फोल्ट लाइन है, उसे हम फोल्ट बोलते हैं। ठीक है, फोल्डिंग फोल्डिंग को थोड़ा और डीप में हम आगे चलेंगे, उसमें आ जाएगा समझ। शेकिंग ऑफ अर्थ टू द रीच ऑफ एनर्जी अराउंड द फोल्ट। अब समझिए अर्थ के होता कैसे, रीजन क्या है, किस तरह हो रहा है, और मैं आपको ये डायग्राम से समझा रहा हूं, ना कि थ्योरेटिकल वे से समझा रहा हूं, समझिएगा। उसको आप नरेट करके रिटन राइट डाउन कर सकते हैं, पर उसकी नीड नहीं है, समझ लेना। ये दो रॉक है, ठीक है, ये फोल्ट लाइन है, ठीक है, पहली बात, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। फोल्ट है, ठीक है। टू रॉक इन द अर्थ इंटीरियर tend to move toward each other, ये लिख भी सकते हैं आप लोग। Rocks tend to move toward each other in opposite direction। अब हर रॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, पर जब अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है वहां पे अर्थ टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मींस ये, और बहुत से लोगों में डाउट होता है कि अपोजिट, ये अपोजिट कैसे हुआ, ये अपोजिट है भैया, ऐसे जा रहे हो, ये मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं इसके पीछे हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अब कोई मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे, हम दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये ईस्ट, ये ईस्ट जा रहा है, ये वेस्ट जा रहा है, ये नॉर्थ जा रहा है, ये साउथ जा रहा है, ठीक है, समझ में आई। तो टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत से लोग अपोजिट में फंसते हैं, मैंने देखा है। तो ये अपोजिट का मतलब है एक दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट ईस्ट, तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये अब मैं बोलूं अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे ऐसे, तो समझ में। अब एक बात बताइए, ये रॉक स्ट्रक्चर,
अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं ताकि समझिए कि चीज को समझते हैं। अब ये हो क्या रहा है, ये रोड स्ट्रक्चर हो गई, ये फोल्ड हो गया, ये अपोजिट आपने बोल दिया। अब ये टेंड टू मूव पूरी डायरेक्शन, बट देयर आर सम काइंड ऑफ ओवरलाइंग स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये बहुत सारी रॉक्स है, दो जुड़ी हुई है, ऐसे आ रही है, ऊपर से रॉक का प्रेशर है अर्थ के ऊपर के ऊपर, ये तो ब्लॉक है रॉक्स के। अर्थ में बहुत सारी प्लेट्स हैं, बहुत सारी प्लेट है, रॉक्स है। तो इन दो रॉक्स की बात करें स्पेसिफाई, ये ऐसे जा रही है, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है। आप कभी खुद एक्सपेरिमेंट करना, आप नहीं ऐसे जोड़ना और ऊपर से बहुत सारा प्रेशर डाल देना इस चीज पर, क्या होगा एक, और ये इससे क्या होगा, दे लॉक्ड टू ईच अदर ड्यू टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से लॉक हो जाएंगे ऐसे बहुत। पर ऊपर प्रेशर, इधर प्रेशर, लॉक हो गई फ्रिक्शन की वजह से। पर ये जो ऊपर का वजन है, जो ऊपर का स्ट्रेटा है रॉक्स का, ये भी रॉक्स है सारी, इनका वजन और ये लगातार मूव में एक टाइम ऐसा आएगा, दे ओवरकम दिया फ्रिक्शन, अपने फ्रिक्शन से ओवरकम कर जाएंगी और स्लिप टुवर्ड ईच अदर या स्लाइड ओवर ईच अदर। मतलब ये चीज ऐसे हो जाएगी भैया, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक, स्लिप हो जाएगी। ठीक है, मतलब डायग्राम सुनिए, ये ऐसे स्लिप होगी जैसे, तो ऐसे ऐसे चली गई, ऐसे समझ गए ना, ऐसे चली जाएगी। अब ये स्लिप ओवर हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, डिफॉर्मिटी बन जाएगी। अब कोई पत्थर ले लीजिएगा, टकराएंगे चोट से तो ऊपर से टूटेगा कुछ उसमें, और वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, कभी कभी फास्ट प्रोसेस पे होता है। तो जैसे होगा कहीं पर टूट जाएगा, कहीं पर टूट जाएगा, निकल जाएगा, नीचे आ जाएगी कोई रोक, तो उससे क्या होगा, कुछ वेव जनरेट होंगी, कुछ वेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब ऐसे कोई टकराएगा, टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, वेव की एनर्जी निकलेगी वेव की फॉर्म में, सॉरी, तो क्या होगा, अर्थ सेक करेगी। अब सेक करेगी तो क्या होगा, सेकिंग ऑफ अर्थ क्या बोलते हैं, अर्थ में सिंपल कंसेप्ट। अब इसको आप रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हो, जो मैंने बोला वो राइट करने के लिए कंसेप्ट समझने की मेरी बात, ठीक है। अब मैंने बोला वेव निकलेंगी भैया, ठीक है। अब ये तो ठीक है भैया, वेव निकलेंगी किसके रूप में, एनर्जी के रूप में। तो वेव कैसी कैसी निकलेंगी, दो टाइप की वेव जनरली फॉर्म होती है, मतलब वेव की फॉर्म का टाइप अलग होगा, उस वेव के सब टाइप भी होंगे। तो दो तरह की वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले बारे में हम बोलते हैं, देखिए फर्स्ट वन इज बॉडी वेव, सेकंड वन इज, पहले बॉडी वेव में, चलिए पहले यही देखते हैं, सेकंड वन इज सरफेस वेव, सरफेस वेव। तो बॉडी वेव देखिए, these are the wave generated due to the energy released along the fault and they travel throughout the body of earth, इनको हम बोलते हैं बॉडी वेव, ठीक है। पहले तो लिख देता हूं, वेव generated along the fault due to the release of energy and they travel through the body of earth in all direction, in all direction, ठीक है। जो मैंने फोल्ड बोला वहां से कुछ वेव जनरेट होंगी, उनको बॉडी वेव बोलते हैं, और जनरेट होंगी और ऑल डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, ठीक। इसको हम बॉडी वेव बोलते हैं।
ठीक है, पहले एक एक करके समझेंगे, एक चीज का मतलब समझते हैं। तो ये बॉडी वेव होगी, ठीक है भैया। ये सरफेस वेव क्या हो गई, देखिए जब बॉडी वेव आई, तो जब बॉडी वेव ऊपर की तरफ आ रही है और जहां से ये वेव निकली है, तो बॉडी वेव ऊपर की तरफ आती है, तो जब ये बॉडी वेव आ रही है तो सरफेस रॉक के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, और जब इनका इंटरेक्शन सरफेस रॉक के साथ होगा, सरफेस की रॉक के साथ होगा, तो वहां से कुछ और वेव बढ़ेंगी जो those are moved along the surface, उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव। These are most destructible waves। सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है, क्योंकि ये वेव सरफेस के ऊपर बन रही है, मतलब सरफेस से ऊपर, मतलब कुछ नीचे, थोड़ा सा नीचे, पर सरफेस के नीचे बन रही है, ठीक है। तो जब ये बनेंगी तो जो ये मानिए आपके सरफेस ऊपर, तो जब ये वेव्स यहां सरफेस रॉक से ये प्राइमरी वेव टकरा रही है मान लीजिए, तो जो वेव सरफेस वेव अलोंग द सरफेस जनरेट होगी, तो दे कोलैप्स द स्ट्रक्चर, तो जो यहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर है इसको कोलैप्स कर देंगी, और उससे कोलैप्स होने से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ना, वो इनकी वजह से होता है, सरफेस वेव की वजह से, क्योंकि नीचे से वेव आ रही है, वो आ रही है ऐसे आई, और यहाँ इन रॉक के साथ इनके साथ इंटरेक्शन होगा, एक नई वेव बनेगी सरफेस वेव, और इससे क्या होगा, जो रॉक स्ट्रक्चर है अर्थ के सरफेस पे ऐसे जाएंगी, तो जो स्ट्रक्चर ऊपर का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा उनके, और जो हमें हानि होती है, जो भी जितना भी नुकसान हो रहा है ना, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर यही कोलैप्स कर रही है। तो सरफेस वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है, ये बात याद रखिए। ये क्या होती है मैंने बता दिया है, अब लिखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, मैंने नरेट किया वही चीज है इसमें, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब मैंने बोला था बॉडी वेव, आपको एक चीज सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं, बॉडी वेव के दो टाइप है, ठीक है, पी वेव एंड एस वेव, ठीक है, पी वेव और एस वेव। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव। देखो अब इनके बारे में समझते हैं। पी मतलब प्राइमरी वेव, ये वेव ऐसी वेव है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों से पास हो जाती है, जबकि सेकेंडरी वेव पास ओनली थ्रू सॉलिड, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होगी। ये तीनों से पास हो रही है, ये सिर्फ सॉलिड से पास हो रही है। क्यों पास हो रही है इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आइडियली मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये सबसे फास्ट चीज करते हैं, ट्रेवल स्पीड है वो सबसे फास्ट है। अगर ट्रेवल स्पीड सबसे फास्ट है तो फर्स्ट वन टू रीच द सरफेस, तो स्पीड फास्ट है तो फर्स्ट वन इस अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले पे आएंगे, तो अर्थ सरफेस पे भी यही सबसे पहले पे आएंगे, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर भी सबसे जल्दी आएंगे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेट आएंगे, ठीक, सिंपल बात। अब देखिए ये मतलब सबसे तेज है, सबसे तेज है, तीनों से पास होगी, ये होगी प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब देखिए ये आपने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। अब एक चीज आती है,
तो इनकी बात तो चलो भाई मैंने बोल दी थी, आपने बोला ऐसे ऐसे। अब एक चीज आती है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो सबसे पहले वर्ड देखिए प्रोपोगेशन होता क्या है, मतलब वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको हम प्रोपोगेशन ऑफ वेव बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका मतलब होता क्या है। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब ये होता है। तो इसके बारे में मैंने बात की, तो पहली बात हम कर रहे हैं हमारी प्राइमरी वेव के बारे में, ठीक है। These waves vibrate parallelly in the direction of propagation। ये क्या देखा, चलो इसके बारे में मैं बता देता हूं। और सेकंड थिंग क्या है, इन वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये देखिए क्या होगा, वेव्स वाइब्रेट पैरेलली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसका क्या मतलब है देखिए, समझिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पे समझते हैं, ये वेव जा रही है, देखिए ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है। इस वेव की डायरेक्शन ऐसे जा रही है। वाइब्रेट पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब होता है ये वेव ऐसे जा रही है, मतलब ये ऐसे जा रही है, तो ये वेव इसके जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे डॉट डॉट समझिए, या ये समझ सकते हो इसकी डायरेक्शन के अलोंग ही जाएगी, पैरेलली जाएगी जो डायरेक्शन में जा रही है। जो उसमें डॉट्स मान लीजिए, डॉट डॉट बना देता हूं, वो डॉट जो बिंदु मान लीजिएगा, पॉइंट्स मान लीजिएगा, पार्टिकल्स मान लीजिए, उसके अंदर के पार्टिकल्स में एग्जांपल ही बोल रहा हूं, वो जो वाइब्रेशन होगा ना वो उसके अलोंग ही होगा, ऐसे ऐसे पैरेलली पैरेलली ऐसे जा रही है, तो ये वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन होगा, ये वाला। तो ये दे आर वाइब्रेट पैरेलली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब ये तो बात ठीक है। अब एक बात बताइए, अब ये वेव जा रही है, वाइब्रेशन पैरेलली हो रहा है, और वेव जब स्टार्ट होगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो जब यहां से स्टार्ट हुई वेव यहां से, तो जो वाइब्रेशन हो रखा है पैरेलली, तो इससे क्या हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस नहीं आ रहा। वेव यहां से यहां चली गई तो यहां पर और यहां पर डेंसिटी डिफरेंस नहीं आ रहा, जहां पर ये चली जा रही है वहां का डेंसिटी रॉक का, और ये ऊपर चली गई वहां का एक डेंसिटी डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, डेंसिटी डिफरेंस आएगा। और उस डेंसिटी डिफरेंस जो रॉक्स में आया उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये तो पैरेलल जा रही है ना उसके साथ, इसके साथ साथ चल रही है ना ये, तो ये ऐसे ऐसे जा रही है दोनों दोनों, तो क्या इधर से निकली तो इधर डेंसिटी कुछ होगी, यहां पे पहुंच गई डेंसिटी अलग, यहां पहुंच गई डेंसिटी अलग, यहां पहुंच गई डेंसिटी, इसके साथ डेंसिटी, और फिर इनमें डिफरेंस होगा। तो रॉक्स बिकेम स्क्वीज। क्या होगा, रॉक स्क्वीज हो जाएंगी कहीं पर और कहीं पर एक्सपैंड हो जाएंगी। तो ये प्राइमरी वेव है, ठीक है। अब हम प्राइमरी वेव हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये तो चलो भैया ठीक है। जो अदर वेव है, सेकेंडरी वेव है और इवन द सरफेस वेव है, तो अदर वेव है जो भी दो है, तो मैं सेकेंडरी मान के आपको बता रहा हूं, और सरफेस भी उसी तरह काम करते हैं। सेकेंडरी वेव की बात कर लेते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। पहली बात ये लिखिए,
और they vibrate in the perpendicular direction. They vibrate perpendicular to the direction of propagation. समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। अब इसका मतलब समझिए आप, ये किस तरह, जैसे ये वेव जा रही है, these are perpendicular in their direction। अब ये पूछो ये कैसे, क्या बोल रहे हैं, मतलब समझिए, ये जो वेव है ना, जो इसके अंदर है वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए पढ़ा रहा है। डायरेक्शन में जाना तो इसके अंदर ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जब परपेंडिकुलर जाएंगी तो ऐसे बढ़ेगा, और इसकी वजह से आप कुछ सोचिए तो क्या होगा, जब कोई वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है प्रोपोगेशन के अंदर, तो ये बढ़ेगा क्रस्ट और ये बढ़ेगा ट्रफ। अब क्रस्ट ट्रफ क्या होता है नहीं पता तो समझ लीजिएगा, ऊपर का पार्ट क्रस्ट, नीचे का पार्ट ट्रफ, मतलब रॉक है, रॉक के अंदर ऐसे ऐसे कटिंग करोगे तो ऐसी सी कटिंग टाइप हो जाएगी, तो कहीं पे क्रस्ट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगी, कहीं रॉक गिर जाएगी, तो क्रस्ट और ट्रफ बढ़ेगा ट्रांसवर्स वेव के कारण, सेकेंडरी वेव के कारण, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग, देखिए एक कंसेप्ट है शैडो एरिया। शैडो एरिया क्या होता है? द एरिया वेयर वी कांट रिकॉर्ड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स ऑन द सिस्मोग्राफ। ऐसा एरिया जहां पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उस एरिया को हम बोलते हैं शैडो एरिया। देखिए ये मेरी अर्थ है, ये मेरा कुछ अंदर कुछ है, ये क्या है, इसको वैसे कोर बोला जाता है, और इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो बता देता हूं। तो जब हम सिस्मोग्राफ लगा देते हैं, ग्राफ, तो हम क्या पाते हैं, आपके पे कोई वेव आई यहाँ पे चली गई, कोई वेव आई यहाँ पे आ गई, कोई वेव आई यहाँ पे आ गई, कोई वेव आई यहाँ पे चली 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 गई, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई वेव यहाँ से आई यहाँ पे आ गई, कोई वेव यहाँ पे आई यहाँ पे आ गई, कोई वेव यहाँ से आई यहाँ पे चली गई, कोई वेव आई यहाँ से यहाँ पे चली गई, कोई आई यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गई। तो समझिए मतलब ऐसा सा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये 104 डिग्री है भैया, और ये भी 104 डिग्री है, और ये 145 डिग्री है, ये 145 डिग्री है। आपने नोट किया होगा जो ये एरिया है, सॉरी जो ये एरिया है, ये वाला, you do not find any kind of wave. This is shadow area. कहां से कहां तक? 104 से 145 डिग्री तक ये प्राइमरी वेव का शैडो एरिया है, जहां पर प्राइमरी वेव नहीं मिलती, डिटेक्ट नहीं होती। तो ठीक है, अब क्यों नहीं होती, थोड़ा रुकिए, पेशेंस रखिए, बताते हैं। सेकंड वन, ये डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया
वेव आई, वेव आई, वेव आई, वेव आ गई, ये वेव आ गई, ये आ गई और ये आ गई। ठीक, 104 से 104, दिस इज द शैडो एरिया फॉर एस वेव, सेकेंडरी वेव। अरे ये क्या होगा, इन दो डायग्राम से सिस्मोग्राफ जब हम डिटेक्ट कर रहे थे, इनसे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ का अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है, वो अंदर से है कैसी। शुरू में बताया था मैंने, सिस्मिक एक्टिविटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चरिंग और कंपोजिशन ऑफ अर्थ। तो इन शैडो एरिया से और इन दो अलग अलग वेव से हमें आइडिया लगता है, और क्या क्या आइडिया लगा है जस्ट कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो उसके बारे में ज्यादा डेप्थ नहीं जाने, सिंपल पहला मैं बोल रहा हूं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, सिर्फ लिख रहा हूं, ज्यादा जाने की, ज्यादा समझ लीजिए, बस कितने टाइप का नहीं पूछता कोई भी, पर कभी कभी डिटेल्स में आ जाता है, मतलब पूछ लेते हैं टेक्टोनिक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, फोल्ट अर्थक्वेक। ठीक है, थर्ड वन रिजर्वायर इम्पैक्ट अर्थक्वेक, तो ऐसे ये हो गया रिजर्वायर, टेक्टोनिक, फॉल्ट, और एक तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मतलब वो भी इसी तरह के, मतलब सिंपल टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है, फॉल्ट लाइन के जो रिजर्वायर, मतलब पानी का बहुत बड़ा ब्रिज, सॉरी डैम बना दिया, उसके ऊपर जो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है टेक्टो, मतलब जैसे बहुत बड़ा रिजर्वायर, जैसे अभी कुछ न्यूज थी आज से बहुत ईयर्स पहले, महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया था, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो रिजर्वायर था ना वो इतना डाउन था कि उसने जो वहां की स्टेबिलिटी थी ना, जो अर्थ उस एरिया की, उसको डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से अर्थक्वेक महाराष्ट्र में आया था, वो रिजर्वायर बेस है। हाँ, फोर्थ वन माइनिंग बेस अर्थक्वेक होते हैं भैया, माइनिंग से होते हैं, आप ड्रिल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रिल कर रहे हैं, कंपोजिशन है वो गिर गई नीचे, मतलब माइनिंग कर दी और ड्रिल की और वो नीचे धस गया, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं, उसको बोलते हैं माइनिंग बेस्ड अर्थक्वेक होते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मैंने बस बताया कि अर्थक्वेक ऐसे ऐसे होते हैं, कभी मेंस में पूछ ले, लिखने के लिए पूछ ले तो लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पता करना है अर्थक्वेक का, एक स्केल आता है रिक्टर स्केल, उसके थ्रू हम पता करते हैं कि कितना अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसके थ्रू पता करते हैं रिक्टर स्केल, और इसकी वैल्यू होती है 0 से 10। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड स्केल, मैग्नीट्यूड पता करते हैं रिक्टर स्केल से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 0 से 10। तो दूसरा एक और होता है इसी के अंदर, अब मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, रिक्टर स्केल आ गया आपके पास, सेकंड वन आपके पास होता है इंटेंसिटी। कैसे पता करते हैं, इंटेंसिटी का होता है मर्क्यूरी स्केल, मर्क्यूरी स्केल, इसकी वैल्यू होती है 1 से 12। एक बात बता देता हूं, अगर अर्थक्वेक 5 आया और 6 पे गया तो समझो 10 फोल्ड, 10 टाइम ज्यादा डिवास्टेशन होता है, 10 टाइम्स। अगर 5 से 6 चला गया और 6 से 7 चला गया, बोलते हैं 5.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 5.5 का अर्थक्वेक आया और वो 6 पे जाएगा, 10 फोल्ड ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है
पूछ लिया जाए कभी, 10 फोल्ड ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एक चीज और देखिएगा, एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर, ठीक है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक रिलीज होता है, जहां से अर्थक्वेक का जो शेकिंग होती है वो स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है जहां से अर्थक्वेक होता है। ये पॉइंट अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक में बोले रिलीज होता है, जहां से अर्थक्वेक वेव्स बनती हैं, जहां से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। ये इंटीरियर में होता है अर्थ के। और क्वेश्चन कभी कभी ये बोला जाता है कि अर्थक्वेक के जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता है जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक वेव आती है, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। ये अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है। देखिए ये समझिए ये अर्थ है, और सॉरी मैं गोल बना देता हूं, कोई डाउट ना करे। अर्थ, ये अर्थ है, यहाँ पे है, ये फोकस होगा, और ये जब ऊपर आएगा जस्ट इसके ऊपर जो पॉइंट होगा उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। दिस इज एपिसेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी वो दो स्टेटमेंट दे देगा और उल्टा बोल देगा, तो समझना जरूरी है। फोकस अंदर, ये समझिए, देखो याद कर लेना, कोई चीज इसका फोकस कहाँ होगा, मेरा फोकस चिड़िया की आंख पे है, ये फोकस। अब जो बच गया वो ऊपर आ जाएगा। ये सरफेस पे होता है, ये अर्थ के इंटीरियर में होता है। अब चलो भैया हमने ये पढ़ा। अब सेकंड चीज आती है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ टॉपिक। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब देखिए डिफरेंट स्टडी हुई, जैसे मैंने बोला सिस्मिक एक्टिविटी हमने जो की, सिस्मिक एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है इनके ऊपर पहुंचने का कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है। तो 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया। मैं ये समझिएगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, एक एक करके तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, थर्ड वन इज कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 डिवाइड किए गए। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 चीजें डिवाइड कर दी गई। तो पढ़ते हैं इनके बारे में, ये ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं अर्थ की टोटल डेंसिटी कितनी है, 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अर्थ की डेंसिटी है। अब चलिए भैया, 5.4 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है। तो इसमें वो मत सोचिएगा क्या राइट है क्या सही है, वो इतना वो इसी तरह ऑप्शन देता है, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। हम एक एनालिसिस के द्वारा उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम सबसे फर्स्ट चीज कर रहे हैं, अर्थ का सबसे ऊपर सरफेस जिस पे हम खड़े हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले भी आ रहा है अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। पहली बात याद रखिए, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में, देखिए एक एक चीज समझते हुए सुनते जाइए। सॉलिड है, ठीक। अर्थ क्रस्ट 5 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर तक है। अब ये 20 भी बोल सकते हैं, 25 भी बोल सकते हैं, 27 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा, पर अराउंड इतना है, 5 से 20 किलोमीटर है, ठीक है। इतना याद रखिए। तो 5 किलोमीटर तक ये क्रस्ट का में ओशियन जो रीजन है वहां पर ये 5 किलोमीटर तक है। और जो कॉन्टिनेंटल एरिया है ना, जो महाद्वीप है, वहां पर 20 किलोमीटर है। अरे वाह। पर जो माउंटेन चेन्स है ना, जितनी भी अर्थ की, जैसे हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, वहां पर ये डेप्थ 75 किलोमीटर तक है।
in the mountain chain region। सब माउंटेन में नहीं है भैया, जो वर्ल्ड की लोवेस्ट हाईएस्ट जो चेन से वहां पर है, अलग अलग में अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएशन है, कंप्लीट चेन सोचे इतना ही है। इस 70 के साथ 65 भी हो सकता है, इवन कहीं कहीं 80 भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, मैं डेंसिटी बता रहा हूं, 2.1 से 3.1 तक। और इसमें मेनली जो मिनरल्स मिलते हैं सीआर बोले तो सिलिका और एल्यूमिनियम। अब क्या यही मिनरल मिलते हैं? देखिए हम जनरली बोल देते हैं कि क्रस्ट में सीआर है और मेंटल में सीमा सिलिका एंड मैग्नीज, और कोर में बोल देते हैं हम कि नाइफ निकल एंड आयरन। पर ये कंप्लीट ट्रू नहीं है, ये मतलब ये फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में देखते तो यही मिनरल मिलते हैं और हम इनको कभी ऑप्शन में आके मान लेते हैं, पर ये थोड़ी ठीक नहीं है, इसमें बहुत और भी कंपोजिशन है, पर इसको हम मान जनरली बोलते हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है तो ये मिलते हैं, बस इतना याद रखिए। अगर आप डेप्थ में बढ़िया क्वेश्चन सेटअप एग्जामिनर होगा तो ये थोड़ी पूरी तरह से सही नहीं मानी जाती कि ये कंपोजिशन सही है, ये बात समझने की बात है। अगर जनरली पूछ लिया जाए तो ठीक है, पर स्पेसिफाई करके पूछा जाए तो ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है, ठीक। क्रस्ट के बाद सेकंड चीज पे हम जाते हैं, वो है मेंटल। तो मेंटल की हम जब बात करते हैं तो ये इसमें सबसे पहले हम बात करें अपर मेंटल की, तो इसका एक नाम दिया गया अपर मेंटल को भैया एस्थेनोस्फीयर। क्या दिया? एस्थेनोस्फीयर, ठीक। एस्थेनोस्फीयर मेंटल को, और मेंटल को एस्थेनोस्फीयर बोला गया है, और क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को बोला गया है, सॉरी क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को बोला गया है लिथोस्फीयर। और ये 400 किलोमीटर तक है लिथोस्फीयर रीजन। उसके बाद लोअर मेंटल है भैया, वो कहां तक है? 2900 किलोमीटर तक, और इसकी डेंसिटी 3.4 के अराउंड है। अराउंड बोला मैंने, ऊपर नीचे हो सकती है, पर जनरली इसकी डेंसिटी इतनी ही है, समझे? ये मेंटल है। और कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, एक वर्ड मिलेगा कि डिसकंटिन्यूटी बोल देगा, डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में? क्रस्ट प्लस मेंटल प्लस का मतलब एंड लगा लीजिए, छोड़िए इसमें डाउट हो गया, तो उस डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी मतलब ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, जो इसमें जो ये डिसकंटिन्यूटी आ रही, जो मतलब देखिए ये खत्म तो एकदम से होने से रही क्रस्ट, और ना मेंटल एकदम से खत्म होने से रही, स्टार्ट होने से रही, तो जो जोन बनेगा ना, ये जो जहां पे दोनों मिल रही है, जहां ये नहीं पता ये क्रस्ट है मेंटल है, तो ये जो एरिया है ना, इसको मोहो बोलते हैं। मतलब ना आपको ये पता चले क्रस्ट है या मेंटल है, तो उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक बात बताइए, और सबसे ये सॉलिड स्टेट में है अपर मेंटल, और लोअर मेंटल सेमी सॉलिड स्टेट या सेमी मोल्टन स्टेट। तो वैसे हम बोल सकते हैं ये भी सॉलिड ही है पर सेमी मोल्टन भी है, मतलब
समझिए, बी है मतलब डाउटफुल मत कीजिएगा चीजों थॉट्स वर्ड्स पे। ये सॉलिड है पर सेमी, जैसे तो एक सॉलिड ऐसा जो मोल्टन स्टेट में लेकिन सॉलिड वैसा है, इस पे इतना कंफर्म है, इतना याद रखिए। थर्ड वन इज कोर, तो इसके दो पार्ट है, इनर कोर, आउटर कोर। लो जी, ये आ गया। हाँ एक चीज मेंटल में, सॉरी मेंटल में सीमा जनरली ज्यादा बताया जाता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, ठीक है। outer core, inner core, this is outer core, this is outer core, this is outer core, this is inner core। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, अर्थ के अंदर हम जाएंगे ना विद इंक्रीजिंग डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। कोर की डेंसिटी अराउंड 10 मानी जाती है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतनी मानी जाती है, ठीक है, कोर की डेंसिटी। और दिस इज molten state, this is solid state। मतलब ये तो सरप्राइजिंग बात होगी, मैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप बोल रहे हैं ये मोल्टन है, अंदर जाने टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इनर आप बोल रहे हैं सॉलिड है, ऐसे कैसे है? ऐसा ही है। देखिए अर्थ के अंदर इतना हाई प्रेशर है और टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उस हाई टेम्परेचर से मोल्टन स्टेट आउट होगी, लेकिन वो टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई इंक्रीज है और इतनी ज्यादा रॉक स्ट्रेट है चारों तरफ, वो इतना ज्यादा प्रेशर फोर्स की वजह से जो इनर स्टेट है ना वो सॉलिडिफाई हो, समझे? इतना हाई प्रेशर है कि वो और उस टेम्परेचर दोनों के इंपैक्ट से ये स्टेट सॉलिड स्टेट में हो गई। प्रेशर इतना जी, तो चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से रॉक 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 रॉक, फिर प्रेशर ऐसे, पता ना हाई प्रेशर डाल दोगे चीज तो पिचक जाएगी, पिचक सॉलिड फॉर्म में बढ़ जाएगी। वही कंसेप्ट यहाँ बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर इस वजह से सॉलिड स्टेट में। और हमें कैसे पता चला इसका? याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था शैडो जोन, अब समझा रहा हूं उसका रीजन क्या था। कुछ वेव तो यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, पर कुछ रो यहां से डेविएट हो गई थी। उस डेविएशन का रीजन क्या था? जब मैं प्राइमरी वेव की बात कर रहा था तो मैंने बोला था कुछ वेव यहां से ऐसे डेविएट हो रही थी। क्यों? इसका मतलब है इस कोर में ऐसा कुछ है जो इनको डेविएट कर रहा था, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर आ, कुछ यहाँ नहीं है भाई। इसका मतलब यहाँ कोई लिक्विड चीज थी और यहाँ कुछ सॉलिड है जो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी एक स्टेज से, तभी तो डेविएशन आ रहा था। तभी तो ये डेविएशन आ रहा था, तभी तो मैंने बोला था पी का शैडो जोन ये है। और सेकेंडरी वेव मैंने बोला सॉलिड से पास करती है सिर्फ, तो उसमें क्या हो रहा था, वो इसे ऐसे आगे ऐसे आगे ऐसे। अब ये बाहर मोल्टन स्टेज थी, अंदर सॉलिड थी, पर वो इसके लिक्विड में पास नहीं हो रही थी और इसके सिर्फ सॉलिड से पास हो रही थी। तो समझे अंदर कुछ ऐसा है जो लिक्विड ही पार्ट है जो एस वेव को पास होने नहीं दे रहा। तो इसे पता चला कि यहाँ पे जो है ना वो कुछ ऐसा बात, वो यहाँ पे मोल्टन स्टेज है और अंदर कुछ, और इसके थ्रू पता है कुछ सॉलिड है यहाँ पे भाई, जिनका डेंसिटी डिफरेंस आया तो इधर आ गई और यहाँ पे चला मेल्टिंग पॉइंट है। तो एक कांसेप्ट या फिर बता देता हूँ कि एस वेव इससे क्यों पास हो रही सॉलिड सॉलिड से, क्योंकि एस वेव की प्रॉपर्टी होती है शियर स्ट्रेस। अब उस पे ये फिजिक्स का कांसेप्ट है, मतलब कितनी रॉक इलास्टिक है उसके बेस पे, जिसकी शियर स्ट्रेस ज्यादा होती वहीं से एस वेव पास होती है, सॉलिड की शियर स्ट्रेस ज्यादा होती है तो एस वेव पास हो रही थी।
लिक्विड की शेष स्टेज बहुत कम होती है, तो वो ये वेव से पास नहीं होता। ये मैं इसमें एडिशन पे बता रहा हूँ, पर ये समझे आप कि सॉलिड लिक्विड कैसे है। यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस आ रहा था और इस डेंसिटी डिफरेंस के कारण डेविएशन आ रहा था, सैडो जोन बन रहे थे, तो कुछ लगा अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर कुछ था लिक्विड है और फिर सॉलिड होगा, तभी तो डेविएशन आएगा जब डेंसिटी डिफरेंस होगा, कुछ अलग होगा, कुछ डेंसिटी डिफरेंस में कुछ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और रिफ्लेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और सॉलिड ऐसे में पाया हमने कि भाई कुछ ऐसा है बाहर की तरफ मोल्टन है, तो दोनों कंबाइंड इफेक्ट में बताता है कि हाँ ये सॉलिड स्टेट है और ये मोल्टन स्टेट है। और क्यों रीजन मैंने बताया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, आप कुछ भी चीजें बहुत जोर से लगाएंगे ना तो वो पिचक जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है। फोर्स वर्क करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो ये मोल्टन है। इसकी डेंसिटी मैंने बता दी मोल्टन। हाँ, इनर और आउटर कोर के बीच डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुटन या discontinuity. This is all about the Earth interior structure of Earth. Next topic हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे volcanoes, how volcanoes generate in the rings of Spear, Pacific Ocean, and all such other things. So this is enough for now. Thank you for your patience and cooperation. Bye.